नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करूंगा नोएडा में एक बेकसूर नौजवान इंजीनियर की मौत की, नोएडा अथॉरिटी के नकारापन की, लापरवाही की। इस केस में आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया। इस घटना की जांच के लिए मेरठ जोन के कमिश्नर के नेतृत्व में 3 मेंबर्स की एसआईटी गठित कर दी और 5 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इस कमेटी में मेरठ जोन के एडीजी और पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर भी शामिल होंगे। यह कमेटी जांच करके ये बताएगी इस हादसे के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसके बाद उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो सकता है। असल में 3 दिन पहले नोएडा में 27 साल का एक नौजवान रात के अंधेरे में घने कोहरे के कारण गाड़ी समेत सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में गिर गया। वो मदद के लिए 3 घंटे तक चिल्लाता रहा। मौके पर पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। 100 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, लेकिन फिर भी लड़के की जान नहीं बचाई जा सकी। वो डूब गया। युवराज नाम के इस लड़के ने गड्ढे में गिरने के बाद सबसे पहले अपने बुजुर्ग पिता को फोन किया। पिता मौके पर पहुंच गए। बेटे ने फोन की लाइट जलाकर अपनी लोकेशन बताई। गाड़ी डूब रही थी। बेटा गाड़ी की छत पर लेट गया और पिता से बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन न फायर ब्रिगेड के लोग, न पुलिस वाले और न कोई रेस्क्यूअर पानी में कूदा। सब दूर से रस्सियां फेंकते रहे। कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय वहां से गुजरा। वो पानी में कूदा, लेकिन तब तक युवराज डूब चुका था। उसके पिता ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। इस हादसे के 3 दिन बाद आज नोएडा अथॉरिटी ने वो रास्ता बंद किया, बैरिकेड लगाए और एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया। लेकिन सवाल है कि जिस गड्ढे में गिरकर युवराज की मौत हुई, वो वहां किस बिल्डर ने खुदवाया? इस गहरे गड्ढे में जब 2 साल से पानी भरा है, पहले भी यहां हादसे हो चुके हैं, तो अफसर क्या कर रहे थे? क्या कोई साइन बोर्ड नहीं लग सकता था? बैरिकेड नहीं लग सकते थे? स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है इसका? ये पता लगना चाहिए। लेकिन इन सब सवालों पर नोएडा अथॉरिटी के अफसर क्या जवाब दे रहे हैं, स्थानीय लोग किन अफसरों को जिम्मेदार बता रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको युवराज के पिता राजकुमार मेहता की बात सुनवाता हूं, जिससे आपको असलियत पता चलेगी। जिस पिता ने अपने इकलौते नौजवान बेटे को खोया हो, जिसका बेटा पिता से बचाने की गुहार लगा रहा हो और पिता हेल्पलेस हो, कुछ न कर पाए, बेटी की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? युवराज के पिता राजकुमार मेहता की आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। वो रो रो कर थक गए हैं। आज जब योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन लिया, जांच के लिए एसआईटी बनाई, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया, तो इसके बाद युवराज के पिता ने कहा एक्शन हो रहा है, अच्छी बात है। अब उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, कम से कम इतना हो जाए किसी और के साथ ऐसा हादसा न हो। राजकुमार मेहता ने कहा कि पुलिस 15 मिनट में पहुंच गई थी, फिर आधे घंटे में फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच गए, लेकिन उनके पास रस्सी के अलावा बचाने के लिए और कोई डिवाइस नहीं थी। न लाइफ जैकेट थी, न बोट थी, और फायर ब्रिगेड के लोग भी ठंडे पानी में कूदने से डर रहे थे, इसलिए कोई पानी में नहीं उतरा और उनका बेटा डूबकर मर गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी कि हमारे प्रेजेंस और कंसर्न्ड अथॉरिटी के प्रेजेंस के बाद भी उसके लाइफ को हम लोगों ने नहीं बचा पाए। हम तो प्रयास करते रहे। मुझे तैरना नहीं आता, नहीं तो मैं जंप करता और उसकी जान बचाते, क्योंकि मैंने देखा कि पानी गहरा था, किनारे से ही गहराई नजर आ रही थी, तो मैं वहीं अटक जाता, मैं उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकता। फिर मैंने जो आसपास खड़े काफी लोग थे उनसे भी मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे, उस पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे पूरे इंसिडेंट का। रेस्क्यू टीम आई भी तो मीनिंगफुल अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, मेरे बेटे तक पहुंच नहीं पाए, केवल रस्सियां फेंके। बोट वगैरह की आवश्यकता थी ताकि उसके करीब पहुंचा जा सके, वो नहीं हुआ, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी, पॉसिबल था। 1-2 आगे बढ़े उतरने के लिए, तो उसको मना किया कि अरे सरिया वगैरह है उसमें मत जाओ, तुम लोग भी उसमें ये कर जाओगे, सफर करोगे।
लेकिन बाद में एक डिलीवरी बॉय आकर जंप किया, लेकिन लेट हो चुका था तब तक। थोड़ा लॉस तो आज कल 2-3 दिन पहले हो गया मेरे बेटे का। इरिपेरेबल लॉस है मेरे जीवन का। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो आगे न हो और अथॉरिटी प्रॉपर उपाय कर सके। कोई उपाय करो, कोई, मैं डूब रहा हूँ। युवराज राजकुमार मेहता का अकेला बेटा था। वाइफ की डेथ के बाद राजकुमार मेहता अपने बेटे के साथ रहते थे। एक बेटी है जो ब्रिटेन में रहती है। युवराज की इस दर्दनाक मौत के बाद राजकुमार मेहता टूट गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। 27 साल का युवराज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शुक्रवार की रात गुरुग्राम में अपने ऑफिस से नोएडा सेक्टर 150 में अपने घर लौट रहा था। घर के बिल्कुल करीब था, लेकिन घना कोहरा था, इसलिए युवराज को रास्ते का अंदाजा नहीं हुआ। उसकी गाड़ी स्किड करके सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। राजकुमार मेहता ने बताया कि हादसे के बाद बेटे ने उन्हें मदद के लिए कॉल किया। वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। राजकुमार मेहता ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक ट्रक इसी गड्ढे में गिर गया था। अगर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी उस हादसे से सबक ले लेते, वहां पर बैरिकेड लगाकर वार्निंग का साइन लगा देते, तो शायद यह हादसा न होता। मैक्सिमम उसने जो भी पॉसिबल था उसके अपने एंड में उसने सारा प्रयास कर लिया। गाड़ी से निकला और उसके छत पर पहुंच गया, जबकि गाड़ी डामाडोल हो रही थी। लेकिन वो छत पर आया और देखा कि बैठने से गाड़ी अनबैलेंस हो रहा है, तो उस पर लेट गया, फ्लैट लेट गया। फिर अपना लोकेशन उसने मतलब इंडिकेशन दिया कि हम इस जगह पे हैं। मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन किया और बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं लेटा हुआ हूँ, ये भी उसने बताया। 15-20 मिनट में पुलिस आई। फिर उसके बाद आधा घंटा लगा फिर फायर ब्रिगेड आने में। जब फिर आया, फिर वही रस्सियां ही चली, कोई फ्रूटफुल नहीं हो पाया। रस्सी जा ही नहीं रहा था वहां तक। फॉग लाइट मौजूद थी उनके पास? हाँ, फॉग लाइट था। अच्छा, बोट नहीं थी? बोट नहीं था और कोई स्विमर नहीं था, कोई तैयार ही नहीं था पानी में उतरने के लिए। दूसरा जो प्रिकॉशनरी होता कि ट्रक का जो इंसिडेंट हुआ था पहले, उससे सीख लेते हुए अथॉरिटी को वहां पर प्रोटेक्टिव मेजर्स लाने चाहिए थे। लाइक रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए था, वहां पर बैरियर लगाना चाहिए था, वो सब नहीं था। तो इंसिडेंट तो पहले भी होता रहा था। अगर वो नहीं उपाय लगाते, आगे भी होते रहेंगे इंसिडेंट और इसी तरह जाने जाती रहेंगी। इस घटना के बाद से सेक्टर 150 और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग बेहद गुस्से में हैं। उनका इल्जाम है कि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स की लापरवाही की वजह से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हुई। युवराज की सोसाइटी टाटा यूरेका पार्क के निवासियों का कहना है कि पहले तो नोएडा अथॉरिटी ने इतना गहरा गड्ढा यूं ही खुला छोड़ दिया, न कोई वार्निंग साइन लगाया, न बैरिकेड लगाए, और जब भी इलाके के लोगों ने अफसरों से शिकायत की तो सुनवाई नहीं हुई। अब हादसे के बाद भी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। रिटायर्ड फादर है, उनकी बेटी लंदन में है। वो फादर क्या कर रहा है यहाँ पे, हमें देख के पता चल रहा है उसका। यहाँ पे खड़े होकर अपने बेटे को चिल्ला रहा है, बचा लो बचा लो, कोई बचाने वाला नहीं है उसको। अरे हमारे छोड़ो, उसका भी छोड़ो जो चला गया। आप जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आपके बच्चों को कौन बचाएगा यहाँ पे? कल मिट्टी डाल के वो बिल्डर को बचाने की कोशिश हो रही है कि भैया यहाँ पे मिट्टी डाल के दीवार खड़ी कर दे। ये तो रेजिडेंट ने सबने बोला है मिट्टी आपने क्राइम सीन को कैसे डिफॉल्ट करा, तो ये मिट्टी हटाई यहाँ से। कल हम लड़के आए हैं पुलिस थाने में जाके है। आज पुलिस वालों को अभी भी कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे कोई एक रस्सी वस्सी लगा के प्रॉपर बैरिकेडिंग कर देते रात को। खाली ये बोर्ड लगा दिए 4, कोई लाइट नहीं लगा रहे यहाँ पे। आकर वो बचा भी नहीं पाए उनको, तो क्या किया उन्होंने? आप बताइए कि आ भी गए, आप एनडीआरएफ आ रहे हैं, आप पुलिस आ रही है, आकर भी आप अपनी चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं, तो क्या किया आपने? कहाँ बचाया आपने? कि अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा होगा आप क्या करोगे? बिल्कुल यही बात है। अकेला बच्चा चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो, लेकिन ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस। पुलिस ने कुछ नहीं किया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, एक दूसरे पर डालते रहे। टाइम वेंट ऑन। 2 से 2.5 घंटा इज मोर देन इनफ टू सेव एनीबडीज लाइफ। इतना हेल्पलेस है कि हम 2-3 घंटे में भी किसी को नहीं बचा पा रहे हैं। अब लगाने से क्या फायदा? किसी का नौजवान चला गया, 27 साल का लड़का, अब इसे क्या हो रहा है? ऊपर से अथॉरिटी ने यहाँ पे रेत गिरवाया था डंपर ला करके। जब
इंसिडेंट होने के बाद तो उनको बोला गया ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो बोल रहे कि नहीं टेम्परेरी हमें अथॉरिटी ने आदेश दिया। आदेश उनसे पूछा गया किस अधिकारी ने दिए हैं। जिस तरीके से वो उन्होंने डंपर से रेत डलवाया था उससे इंसिडेंट और ज्यादा होते। बेकसूर युवराज की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी हरकत में आई है। अब 2 बिल्डर्स एमजे विस्टाउन प्लानर्स लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा नोएडा ट्रैफिक सेल डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया है, लेकिन इससे पहले लोकेश एम ने सेक्टर 150 के आसपास ट्रैफिक से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस करके उनसे जवाब तलब किया। लोगों ने बताया कि उन्होंने इस गड्ढे के बारे में नोएडा अथॉरिटी के अफसरों से कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। यह सवाल हमारे संवाददाता शोएब रजा ने नोएडा के एसीईओ सतीश पाल सिंह से पूछा। तो सतीश पाल सिंह ने रटा रटाया सरकारी सा जवाब दिया कि विभाग में बहुत काम रहता है, ऐसी बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं। अब वो पुरानी कंप्लेंट तलाश कर रहे हैं, लोगों ने पता नहीं किसको कंप्लेंट दी, अब जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी इसमें तो एक जांच सीओ साहब ने गठित किया है कि जांच हो रही है और प्राइमरी फैक्ट्स जो पता चले उसके आधार पर वहाँ के जेई को सेवा मुक्त कर दिया गया वहाँ से। नहीं सर, जो वो गड्ढा जो प्लॉट है जिसमें पानी भरा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि 15 से 20 फीट पानी के भरा हुआ है, हम वहाँ गए थे, अभी वहीं से मैं आ रहा हूँ। वहाँ एक नाला है, उसका सारा रिसाव उसमें जा रहा है, उससे पानी भर गया। तो कभी अथॉरिटी के लोग जो वहाँ रहते हैं और तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं, कभी नहीं देखा कि वो इस तरह से टी पॉइंट पर राइट कट है, फोग में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों का कभी संज्ञान लिया गया था? नहीं, वहाँ पर नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन अब कोई स्पेसिफिक जगह विशेष के बारे में तो इसको हम लोग दिखवा रहे हैं और आगे भी लगवा देंगे। अगर कोई एप्लीकेशंस आई हैं तो हम लोग उनको दिखवा रहे हैं, क्योंकि समय समय पर पूरा यहाँ पर आप जानते हैं कि सारे काम चलते रहते हैं और ये रिफ्लेक्टर्स के काम है, ये निरंतर की प्रक्रिया में रहते हैं। और अगर कोई एप्लीकेशंस आई तो उसको भी दिखवा कर हम लोग जाँच करवा के आगे कार्रवाई करें। सतीश पाल सिंह बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि इस गड्ढे की शिकायत किससे की गई उन्हें मालूम नहीं, जांच करा रहे हैं। हकीकत यह है कि इसी अफसर से शिकायत की गई थी, एक बार नहीं कई बार की गई थी, लेकिन सतीश पाल सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिससे सोसाइटी में युवराज रहता था, उस टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के लोग बता रहे हैं उन्होंने कई बार सतीश पाल से मिलकर इस गड्ढे को लेकर शिकायत की थी, या वार्निंग साइनेज लगाने और बैरिकेड करने, साफ सफाई कराने की मांग की थी। रिटर्न कंप्लेंट देने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने कहा जब वो शिकायतें लेकर जाते थे तो अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल सिंह उनसे बदसलूकी करते थे। कोई भी नहीं मिला है, कल से आके तो कोई भी नहीं मिला है। सतीश पाल जी ने बहुत अच्छे से हमें एश्योरेंस दिया कि भाई ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपिंग एरिया है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमने एप्लीकेशन दी है उनको पर्सनली जाके, 1 साल से दिया है, उन्होंने सब अपनी वहाँ पे ड्रॉर में डाल के रखे हुए हैं सारी चीजें, कोई काम नहीं किया। हमने रिक्वेस्ट भी किया, एक तो इतना बिहेव इतना गंदा है उनका, सतीश पाल जी का। यमन जी कब दी थी आपने? हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम हम एप्लीकेशन देते गए हैं। तो पहली एप्लीकेशन मेरे ख्याल से आज से 1 साल पहले दी गई थी, और प्लस जन सुनवाई में भी बहुत सी कंप्लेन करी है कि सारी ड्रेनेज कवरेज, मोबाइल नेटवर्क कुछ भी इस एरिया में नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारे पास नोएडा अथॉरिटी की। वो बस एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और हम देख रहे हैं और हम कई बार जाके मिल भी चुके हैं एसीओ लेवल तक, बट कोई भी सुनवाई नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं जो झाड़ू लगी है, ये मेरे तकरीबन 1 साल बाद यहाँ पे झाड़ू लगी है। 1 साल से कोई झाड़ू यहाँ पे नहीं लगती थी, आज पहली बार मैंने देखा है कि यहाँ पे झाड़ू लगी है, बैरिकेडिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। ये क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, अगर आप यहाँ आए, मीडिया आया तभी ये सब कुछ हुआ है, अदरवाइज कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ 10,000 लोग रहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नोएडा में इंजीनियर की मौत एक हादसा नहीं, हत्या है। अफसरों की लापरवाही की इंतहा है। पानी से भरा गहरा गड्ढा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, न बैरिकेड लगाए, न वार्निंग साइन लगाया। लोगों ने शिकायत की तो नोएडा के एसीईओ ने डांट कर भगा दिया, सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। हद तो तब हो गई जब फायर ब्रिगेड पहुंची, पर उसके लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं थी।
कोई पानी में नहीं उतरा? पुलिस वाले रस्सियां फेंकते रहे और लोगों को पानी में उतरने से रोकते रहे। इस लापरवाही के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। इनसेंसिटिव होने की सीमा तो तब पार हो गई जब वहां खड़े 100 लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे। किसी की जान जा रही थी और वो मजा लेते रहे। ऐसे लोगों का क्या किया जाए, यह भी सोचने की जरूरत है। अब बात काशी की। काशी के मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन को लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ वीडियोस और पिक्चर्स सर्कुलेट करके आरोप लगाया कि डेवलपमेंट के नाम पर सरकार काशी की विरासत को खत्म कर रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को खंडित किया गया, लेकिन सरकार ने इन तस्वीरों और पिक्चर्स को एआई जनरेटेड बताया, फर्जी बताया और अफवाह फैलाने के मामले में 8 एफआईआर दर्ज की गई। इन लोगों को 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। वाराणसी प्रशासन ने आज फैक्ट चेक करके इस बात के सबूत दिए कि एआई जनरेटेड वीडियोस सर्कुलेट करके अफवाह फैलाई गई। सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों में कुंभा महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं। मंदिर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, मूर्ति खंडित दिखाई दे रही है, मलबे का ढेर लगा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। न मंदिर टूटा, न कोई मूर्ति खंडित हुई। आप दाईं तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं वो असली है, जिसमें मंदिर सुरक्षित है, नंदी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं, कोई मलबा नहीं है। दूसरी तस्वीर अहिल्याबाई होलकर की खंडित मूर्ति दिखाई गई है, लेकिन हकीकत यह है कि अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को सुरक्षित रखा गया है और घाट के रेनोवेशन के बाद फिर से स्थापित किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से वीडियो और पिक्चर्स की हकीकत उजागर होने के बाद आज बनारस के कमिश्नर ने मौके पर जाकर हालात का मुआयना किया। हमारी संवाददाता रुचि कुमार भी काशी में है। रुचि ने बताया कि उन्होंने कुंभा महादेव मंदिर देखा, मणिकर्णिका घाट के हालात देखे। न कोई मंदिर टूटा है, न कोई मूर्ति खंडित हुई है। रुचि ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से बात की। मोहित अग्रवाल ने कहा कि जिन लोगों ने एआई पिक्चर्स के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन होगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस तरह की तस्वीरें डाली थी कि मणिकर्णिका घाट पर जो सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, उसके तहत कुछ मंदिरों को तोड़ दिया गया है। उसमें एक कुंभ महादेव मंदिर यहाँ पर है, उसको भी इस तरह से दर्शाया गया था कि ये खंडित हो गया है, मलबे से ढका हुआ है। उसको लेकर के 8 एफआईआर 8 व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने इस तरह की तस्वीरें वायरल की थी, उनके विरुद्ध दर्ज हुई थी। उसी इन्वेस्टिगेशन में आज पुलिस की टीम ने यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया है और ये निरीक्षण के दौरान ये पाया गया है कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई भी किसी भी तरह का निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई है वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाली हैं, गलत हैं, एआई जनरेटेड हैं। तो जो हमारा जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें जिन लोगों ने इस तरह के फोटोग्राफ्स ट्वीट किए हैं उनके विरुद्ध जो है अपराध होना पाया जा रहा है। वीडियोज को वायरल करके, गलत फोटोज को वायरल करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है। इन लोगों को हम लोगों ने 72 घंटे का समय दिया है, जिसमें वो थाने पर आकर के अपना स्टेटमेंट नोट करा सकते हैं। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट पर बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। यहाँ जगह नहीं है। बारिश के दिनों में बाढ़ का पानी घाट पर आ जाता है। चिता जलाने के लिए जगह नहीं मिलती। जो पुराना घाट बना है वहाँ जगह कम है, न लकड़ी रखने की जगह है, न चिताओं की राख को डिस्पोज ऑफ करने का प्रबंध है। बारिश के मौसम में जब बाढ़ आती है तो घाट डूब जाता है, पानी गलियों में भर जाता है, इसलिए कई बार तो गलियों में बोट पर अंतिम संस्कार होता है। इससे काशी के लोगों को तो दिक्कत होती ही है, काशी में पहुंचे बाबा के भक्तों को भी परेशानी होती है। इसीलिए सरकार ने मणिकर्णिका घाट को रेनोवेट करने का फैसला किया। इस प्लान के तहत काम जारी है, जिससे इतना बड़ा इशू बना दिया गया। रुचि ने बताया कि नए कॉरिडोर में घाट को 2 फ्लोर का बनाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर में वेटिंग एरिया और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां रखी जाएंगी। फर्स्ट फ्लोर पर चिता जलाने के लिए 19 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। लोगों के नहाने धोने का प्रबंध होगा। जो लोग यहाँ मुंडन कराते हैं उनके लिए अलग से साफ सुथरी जगह बनाई जाएगी।
यहाँ पे काम चल रहा है। ये मणिकर्णिका घाट के मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। इसकी दूसरी तरफ भी काम चल रहा है और जो ये पूरा कॉरिडोर बन जाएगा तो मणिकर्णिका घाट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये 2 मंजिल का बनाया जा रहा है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे वेटिंग एरिया होगा और जो अंतिम संस्कार में लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, अभी उनको रखने की जगह नहीं है, वो गलियों में रखी जाती हैं, उनके रखने की यहाँ जगह होगी, वॉशरूम्स होंगे। और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। 19 चिताएं एक साथ जल सकेंगी, 19 प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनेंगे। इस तरह से पिंक सैंडस्टोन का जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ठीक उसी तरह का ये कॉरिडोर होगा और इस तरह से जाने का रास्ता होगा। इसमें सीढ़ियाँ होंगी, गंगा का किनारा है और यहाँ से जो लोग आएंगे वो इस तरह से सीढ़ियों से मणिकर्णिका घाट पहुँच सकेंगे। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय जो मणिकर्णिका घाट है इस समय क्या दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा घाट है जहाँ साल के 365 दिन 24 घंटे चिताएं सुलगती रहती हैं। तो यहाँ पे जो एशेज होती हैं, राख होती हैं, उनका निस्तारण करना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा मणिकर्णिका घाट, इसमें जो 19 प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे जहाँ अंतिम संस्कार होगा, उसमें चिमनियाँ लगाई जाएंगी इस तरह से, और वो जो धुआं है वो आसपास के घरों में नहीं जाएगा, वो सीधे ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये लकड़ी रखने के लिए अभी जगह नहीं है, गलियों में इस तरह से लकड़ी रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर उसको कॉरिडोर में पूरी जगह दी जाएगी। मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन के लिए जो तोड़फोड़ की जा रही है उसको इशू बना दिया गया, राई का पहाड़ बना दिया गया। लेकिन रुचि ने बताया कि मणिकर्णिका घाट पर 1 दर्जन से ज्यादा मंदिर हैं, सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, किसी को नुकसान नहीं हुआ है। घाट पर सिर्फ एक चबूतरा तोड़ा गया है। इस चबूतरे को मणि कहते हैं। इस चबूतरे को अहिल्याबाई होलकर ने 1711 में बनवाया था। इसके चारों ओर अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां थी। ये मूर्तियां भी सेफ हैं। रेनोवेशन का काम पूरा होने के बाद इन मूर्तियों को घाट पर लगाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग इस रेनोवेशन को लेकर खुश हैं। मणिकर्णिका कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है वो शव यात्रियों की सुविधा के लिए और यहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए हो रहा है। अच्छी बात है, उसका स्वागत है, सम्मान है। धरोहर को बचाते हुए, पुरानी चीजों को बचाते हुए विकास किया जाए। और योगी जी ने भी कहा है विकास उसी तरह से होगा, पुरानी चीजों को संजोते हुए, संरक्षित करते हुए। वही उचित है, वही होना चाहिए। सरकार ने सारी तस्वीर साफ कर दी है। स्थानीय पंडे भी सरकार के एक्शन प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता मानने को तैयार नहीं है। आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा सरकार मणिकर्णिका घाट का रेनोवेशन इसलिए करवा रही है जिससे अंतिम संस्कार के बदले फीस वसूली जा सके। जैसे बाबा विश्वनाथ के दरबार में लोगों ने पूरी तरीके से वहां विध्वंसक कार्रवाई की, एक मॉल बना दिया, मॉल बना के सारी चीजों का दाम तय कर दिया, रेट तय कर दिया। जो भी सामान बाबा विश्वनाथ के पूजन सामग्री में इस्तेमाल होता है सब दाम लगा दिया उसका। ठीक उसी प्रकार ये मणिकर्णिका घाट का भी व्यवसायीकरण कर रहे हैं। अब ये 100 जो जलाए जाएंगे मणिकर्णिका घाट पे, उससे भी ये पैसा वसूलेंगे, उससे भी टैक्स लेंगे। आप देख लेना मेरी बात। मणिकर्णिका घाट की फेक तस्वीरें सर्कुलेट करके अफवाह फैलाने के आरोप में जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं। लेकिन केस दर्ज होने के बाद इन लोगों ने कहा सरकार अपना पाप छुपाने के लिए मुकदमे दर्ज करा रही है, लेकिन इससे वो डरने वाले नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर अटैक किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए उसने वीडियो पिक्चर्स की टेस्ट किस लैब से करवाया, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। अखिलेश ने ट्विटर पर पाल समाज के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि बीजेपी कहेगी ये लाठीचार्ज भी एआई जनरेटेड है। अखिलेश ने तंज कसा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने सरकार ही एआई को आउटसोर्स करती हो। हालांकि विपक्ष के आरोप पर योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने जवाब दिया। राजभर ने कहा लाखों लोग अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने आते हैं, उन्हें परेशानी होती है, क्या सरकार लोगों की परेशानियों का समाधान न करे। राजभर ने कहा जहां तक विपक्ष के विरोध का सवाल है तो इस तरह का विरोध काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के वक्त भी हुआ था। उस वक्त भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूपी के लोग अब इन आरोपों की असलियत समझ चुके हैं।
उसको विकसित और व्यवस्थित करने का काम जो सरकार कर रही है, ये विपक्षियों को फूटी कौड़ी नहीं सुहा रहा है। आधा बिहार, पूरा पूर्वांचल, लोग वहां अंतिम संस्कार के लिए, अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई के लिए जाते हैं। क्या वो जिन समस्याओं का सामना वहां करते हैं, जिन समस्याओं के लिए वो परेशान होते हैं, जिन समस्याओं की वजह से, क्या सरकार उनका ख्याल न रखे? क्या उसको व्यवस्थित ना करे? तो ये दो कौड़ी के प्रतिपक्ष के लोग, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है और बेवजह की बात करते हैं। बाबा विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बन रहा था तो इन लोगों की हरकतें पूरी काशी जानती है, अब पूरा देश जानता है, तब भी इसी तरीके के सवाल खड़ा करते थे। असल में जब भी कभी किसी पुरानी जगह को तोड़कर फिर से बनाया जाता है तो कुछ लोगों को तो परेशानी होती है, दिक्कत होती है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर आधा सच आधा झूठ फैलाया जाता है। मणिकर्णिका घाट को लेकर भी यही हुआ। जब काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था तब भी मूर्तियों और मंदिर तोड़ने के आरोप लगे थे, लेकिन मूर्तियों और मंदिरों को संभाल कर रखा गया। मंदिर की विरासत बनी रही और भव्य निर्माण भी हुआ। मणिकर्णिका घाट को लेकर भी यही होना चाहिए। घाट साफ दिखे, बाढ़ से बचे, पर इसका प्राचीन स्वरूप भी कायम रहे और यह काम होशियारी से होना चाहिए। धर्म, धर्माचार्यों और माताओं बहनों को लेकर मध्य प्रदेश में कुछ नेताओं के बयान भी आज चर्चा में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने कह दिया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ रेप करने से पुण्य मिलता है, इसलिए इन वर्गों की बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी के आरजी प्रजापति ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयानों को मिसकोट करके उन्हें अंधाचार्य बता दिया। भोपाल में SC, ST और OBC संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेता ने रामभद्राचार्य को अंधाचार्य कहा। उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की और कहा कि ऐसे लोगों को जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाना चाहिए। फिलास हो गई है, कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ, बहन बेटियों के स्तन से पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधेरा, तुम भी अपने एंजॉय वाली माँ से पैदा हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तभी तुम्हारी आंखी खराब हो गई। अंधेरा एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आइए हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। आरडी प्रजापति ने मंच से इस तरह की बेहूदे बेसिर पैर की बातें कही, लेकिन कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया तो इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को जाति और धर्म से जोड़ा था। बरैया ने दावा किया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा कि दलित पिछड़ी जाति की महिलाओं से रेप करने पर तीर्थ यात्रा के बराबर पुण्य कमाने के लिए किया जाता है, इसलिए जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं जा पाते वो रेप की वारदातों को अंजाम देते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। हिंदू धर्म ग्रंथों में
हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। उनके ग्रंथों में ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है, घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। इतनी घटिया और नीचतापूर्ण बात करने वाले फूल सिंह भरैया ने कौन से धर्मग्रंथ पढ़े हैं ये तो वही जाने, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो कोई सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। भरैया के इस बयान का जबरदस्त विरोध हुआ तो फूल सिंह भरैया ने सफाई दी, कहा वो तो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक रेप जैसी वारदात बंद नहीं होती तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने दोहराया उन्होंने जो बातें कही हैं वो ग्रंथों में लिखी हुई हैं। करोड़ों महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए फूल सिंह भरैया खड़ा है और उसकी इज्जत जब तक लुटती रहेगी मैं लड़ाई लड़ूंगा। कांग्रेस खड़ी है उसके साथ, आपके बयान के साथ कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस ने स्पष्टीकरण मांगा है आपसे। अरे मैं कैसे दूं? महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, 2 साल की बच्चियों के साथ मेरे पास काटने की समस्या खड़ी है। कह रहा है कि हमारे धर्म की उपस्थिति नहीं, उसमें लिखा है अयोध्या लिखा है, काशी लिखा है, से टकराते तो आवाज और उसमें प्रयागराज लिखा है। आवाज नहीं है फिर भी उसको टकरा रहा है। मुसलमानों के नहीं, ये तीर्थ क्रिश्चियन के नहीं है, ये सिखों के नहीं है, ये तीर्थ तो किसके हैं आप तो समझ सकते हैं। भरैया की इस बेशर्मी पर, शर्मनाक बयानों पर मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त रुख दिखाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को ऐसे नेताओं पर एक्शन लेना चाहिए। अगर कांग्रेस फूल सिंह भरैया पर एक्शन नहीं लेती तो सरकार भरैया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। और साइड में से जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह भरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। फूल सिंह भरैया ने महिलाओं के बारे में जिस तरह की गिरी हुई बातें की वो पाप है, ऐसा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। भरैया ने ग्रंथों को मिसकोट किया, झूठी बात कही, हमारी SC, ST और OBC बहनों के बारे में जिस तरह का जहर उगला वो एक घटिया सोच है। और दुख की बात है कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भरैया के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उनके नीचतापूर्ण बयान को डिफेंड करने की कोशिश की। ऐसी विकृत मानसिकता का इलाज समाज में रहकर तो नहीं हो सकता। ऐसे लोगों पर केस फाइल करके उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए, तभी उन्हें अकल आएगी। और अब बात ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान की। आजकल AR रहमान को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा और AR रहमान को लगता है कि उन्हें काम न मिलने की वजह उनका मुसलमान होना है। उन्होंने BBC में पाकिस्तानी ओरिजिन के एक एंकर को दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही। AR रहमान ने इस इंटरव्यू में कहा पिछले 8 साल से बॉलीवुड में उन्हें काम नहीं मिल रहा और इसका कारण कम्युनल हो सकता है, यानी वो मुसलमान है इसलिए काम नहीं मिल रहा। AR रहमान ने कहा पिछले कुछ साल में फिल्म इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हुआ है, फैसले लेने का अधिकार ऐसे लोगों के पास आ गया है जो क्रिएटिव नहीं है। उन्होंने चाइनीज विस्पर सुनी है कि उन्हें काम देने से मना किया जाता है। और रहमान यही नहीं रुके, पिछले साल रिलीज हुई जिस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म छाया में उन्होंने म्यूजिक दिया था, उस फिल्म को भी रहमान ने डिवाइसिव बता दिया। AR रहमान ने कहा मौजूदा दौर में पोलराइज सोसाइटी को कैश करने के लिए ही छावा बनाई गई। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स ने AR रहमान के बयानों का विरोध किया।
जावेद अख्तर ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और बेबुनियाद बताया। इसके बाद ए.आर. रहमान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सफाई दी, कहा उनकी बातों का वो मतलब नहीं था जो निकाला जा रहा है। India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allow freedom of expression and celebrates multicultural voices. I remain grateful to this nation. कहावत है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ए.आर. रहमान सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान से देश की छवि को जो नुकसान हुआ वो तो हो गया। वैसे उनका बयान फैक्चुअली इनकरेक्ट भी था। वो कह रहे हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा। हकीकत यह है कि ए.आर. रहमान के पास इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म है। 2 पार्ट में बन रही रणबीर कपूर की रामायण में वो म्यूजिक दे रहे हैं। हिंदुओं के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण पर बनने वाली फिल्म के लिए साइन करते वक्त किसी ने ए.आर. रहमान का मजहब तो नहीं देखा। 1990 में रोजा फिल्म से डेब्यू करने वाले ए.आर. रहमान 90 से इकलौते म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्हें अब तक काम मिल रहा है, जबकि हिंदी में उनका आखिरी हिट एल्बम 10 साल पहले आया था। 2015 में रिलीज हुई उनकी फिल्म तमाशा उनकी आखिरी हिट फिल्म थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्हें बहुत ज्यादा काम नहीं मिल रहा। यह सही है कि अब ए.आर. रहमान के कंपोज किए हुए गाने हिट नहीं होते, इसलिए उन्हें पहले जितना काम नहीं मिलता। लेकिन अपनी कमी को छुपाने के लिए ए.आर. रहमान ने इस मामले को कम्युनल एंगल दे दिया। इसीलिए मशहूर फिल्म क्रिटिक शोभा डे ने कहा ए.आर. रहमान का बयान डेंजरस है, खतरनाक है। ये बहुत डेंजरस कमेंट है और आई डोंट नो व्हाई ही इज मेड इट, यू शुड आस्क हिम। पर मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से, और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस विच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो what he's saying, he's such a successful man, he's such a mature man, he should not have said it. Maybe he has his reasons. आपको उनसे ही सवाल ये पूछना पड़ेगा। ए.आर. रहमान को देश ने क्या नहीं दिया? प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, वैभव दिया, सिर आंखों पर बिठाया। वो ये कैसे कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने उनके साथ भेदभाव किया, और वो भी इसलिए कि वो एक मुसलमान है? शोभा डे ने ठीक कहा, यह सोच बहुत खतरनाक है। रहमान ने अपनी बात कहने के लिए बीबीसी को चुना, एक पाकिस्तानी से अपनी बात कही। अब यह कहने का क्या फायदा कि वो भारतीय होने पर धन्य महसूस करते हैं? ये फालतू की बात कहने से पहले सोचना चाहिए था। फिल्म इंडस्ट्री के लोग बताते हैं कि असल में रहमान के साथ काम करना मुश्किल हो गया है। उनके गाने हिट नहीं होते तो भी उनका अहंकार 7वें आसमान पर है। वो प्रोड्यूसर्स को, सिंगर्स को, गीतकारों को चेन्नई बुलाते हैं, दिन भर वेट कराते हैं, रात रात भर जगाते हैं, इतना तंग करते हैं कि लोग तौबा कर लेते हैं कि अब रहमान से म्यूजिक कंपोज नहीं करवाएंगे। अब बात महाराष्ट्र की। अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि बीएमसी में मेयर किसका होगा, कौन होगा, लेकिन यह तय हो गया कि मालेगांव में सिर्फ 1 साल पहले बनी इस्लाम पार्टी का मेयर बनेगा। इस्लाम पार्टी ने मेयर पद के लिए ओवैसी की पार्टी से सपोर्ट मांगा है। आज इस्लाम पार्टी और एआईएमआईएम के नेताओं के बीच मीटिंग हुई और इस्लाम पार्टी ने कहा कि मालेगांव के विकास के लिए दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक शेख आसिफ ने 1 साल पहले अक्टूबर 2024 में इस्लाम पार्टी बनाई थी और सिर्फ 14 महीने के बाद 84 सीटों वाली मालेगांव महानगर पालिका में इस्लाम पार्टी के 35 पार्षद जीत कर आए हैं। मालेगांव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 21, शिंदे की शिवसेना को 18 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 पार्षद जीते हैं। बहुमत के लिए 43 सीटें चाहिए। इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से नंबर पूरा हो जाता है, लेकिन इस्लाम पार्टी ने एआईएमआईएम से भी सपोर्ट मांगा है और यह करीब करीब तय है कि ओवैसी इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मालेगांव में इस्लाम पार्टी का मेयर बनेगा। लेकिन इससे बीजेपी और शिवसेना के नेता परेशान हैं।
शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम ने कह दिया कि मालेगांव जिहादियों का गढ़ बन रहा है। ये भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एमआईएम तो दंगाइयों की पार्टी है और ज्यादा खतरनाक दंगाइयों की पार्टी बन के इस्लाम आई होगी, तभी जाकर के इस्लाम पार्टी को सबने चुन लिया है। ये जो तथाकथित इस्लाम पार्टी आई है, ये कुछ नहीं दंगाइयों की पार्टी है। मालेगांव धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर एक मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। जिस तरीके से मालेगांव के मुसलमान महाराष्ट्र की मुख्य धारा से अलग एक अपनी दुनिया बना रहे हैं और बनाते रहे हैं, वह पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए, महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मालेगांव एक कट्टरपंथियों का टापू बनकर के जैसे तैयार हो रहा है, वह आने वाले दिनों में खतरे का एक कारण बन सकता है। मुंबई में और आसपास के इलाकों में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें अक्सर मालेगांव कनेक्शन दिखता है। मालेगांव के जो दंगाई हैं वो अक्सर उत्पात मचाते हुए पाए जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को, एटीएस को और महाराष्ट्र पुलिस को मालेगांव के दंगाइयों के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए और दंगाइयों को कैसे कंट्रोल में करना है, इस दिशा में भी चुनाव से आगे जाकर के काम करते रहना चाहिए। अगर मालेगांव में 76% मुसलमान रहते हैं और वहां इस्लाम पार्टी जीत गई तो परेशानी क्यों है? एआईएमआईएम के पास मेजॉरिटी है, दोनों मिलाकर मेयर बना सकते हैं और वो मेयर मुसलमान होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? जिसे जनता चुनेगी वही बनेगा। इसे लेकर बेसिर पैर की बातें करने से समाज में नफरत फैलती है, दरार पड़ती है। इससे बचना चाहिए। लेकिन मुंबई का मेयर कौन होगा, यह तय होने में भी वक्त लगेगा। हालांकि मुंबई का मेयर सामान्य वर्ग से होगा या आरक्षित वर्ग से होगा, यह 22 जनवरी को पता चल जाएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के मेयर आरक्षण की लॉटरी गुरुवार को निकाली जाएगी। इसी के बाद पता चलेगा कि किन किन शहरों में मेयर सामान्य वर्ग से होंगे और कहां रिजर्व कैटेगरी के होंगे। चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 24 जनवरी तक डावोस में रहेंगे, इसलिए बीएमसी के मेयर का फैसला उनके आने के बाद होगा और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक बीजेपी के सभी पार्षद मुंबई में ही रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने भी अपने 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में रहने को कहा है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता पूछ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को कैद क्यों किया हुआ है? क्या शिंदे को बीजेपी पर भरोसा नहीं है या अपने पार्षदों के पाला बदलने का खतरा है? उनके अलायंस के उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोडॉक्स जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच दरार पैदा करने में उद्धव की पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। अरविंद सावंत ने कहा, साल 2026 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जन्मशती वर्ष है। इस साल तो मुंबई का मेयर कोई शिव सैनिक ही होना चाहिए। इस वर्ष वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी दिन 23 तारीख को, तो उसको लेकर एक अपेक्षा है कि शिवसेना का इस वक्त मेयर बनना चाहिए ताकि उनका सपना खराब निकले। कैसे बनेगा? कौन बनेगा? या तो ये तो बीजेपी का साथ देना पड़ेगा या तो जो शिंदे साहब के साथ जो पार्षद है चुनकर आए वो आपके साथ आ जाए। हो सकता है कुछ भी ना, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे के ऊपर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। शिंदे ने कहा, सवाल भरोसे का नहीं है, हकीकत यह है कि उनकी पार्टी के बहुत से पार्षद पहली बार चुनाव जीते हैं, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए होटल में रखा गया है। नए जो चुनकर जो लोग आए हैं
उनको मार्गदर्शन करना था और उनको यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, साथ में आए। बहुत दिन से चुनाव में बिजी थे, एक अलग साथ में आ जाएंगे तो वार्ड में कैसा काम करना है, वार्ड में डेवलपमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा जो काम है उसको एक फेज में सब प्रस्ताव बनाना और उसका वार्ड को डेवलप करना। लोगों में एक भावना निर्माण होनी चाहिए कि जो चुनकर नगर सेवक दिया है वो हमने अच्छा दिया है, एक आदर्श लोक प्रतिनिधि दिया है, ऐसी भावना लोगों में निर्माण होनी चाहिए। और वार्ड में जितने भी काम है उसको जल्द से जल्द हमें आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये मैंने उनको कहा है। सच तो यह है कि बीजेपी और शिंदे सेना बीएमसी का चुनाव मिलकर लड़े, महायुति को मेजॉरिटी मिली, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, इसलिए मेयर बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन शिंदे ने शरारत की, अपने पार्षदों को होटल में बंद करके रखा है, पर्दे के पीछे से कहलवा रहे हैं कि उनकी पार्टी का मेयर होना चाहिए। उद्धव की पार्टी कह रही है कि बाला साहब की जन्मशती है, 1 साल तक मेयर शिवसेना का हो। दूसरी तरफ हार से घायल उद्धव ठाकरे इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए शिंदे की सेना का मेयर न बन पाए, और वो भी पर्दे के पीछे से बाला साहब के नाम पर बीजेपी को सपोर्ट करने को तैयार है। देवेंद्र फडणवीस डावोस में है, जब तक वो वापस आकर अपना मेयर नहीं बना लेते हसरतें जागती रहेंगी और अटकलें लगती रहेंगी। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2 घंटों के लिए भारत के दौरे पर आए। जब शेख नाहयान दिल्ली पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी और शेख नाहयान एक ही गाड़ी में साथ साथ एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के आवास के लिए रवाना हुए। मोदी ने शेख नाहयान को एक पश्मीना शॉल और गुजरात का मशहूर क्राफ्टेड झूला गिफ्ट किया। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े 5 समझौतों पर दस्तखत हुए और दोनों देशों ने 2032 तक ट्रेड को $200 बिलियन पहुंचाने का टारगेट भी तय किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई के रिश्तों में काफी तरक्की हुई है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज दोनों देशों के बीच $100 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड होता है। भारत यूएई को $63 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का समझौता हो चुका है, जिससे भारत में यूएई का इन्वेस्टमेंट और बढ़ा है। 2020 से यूएई की कंपनियां भारत में $22 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में यूएई 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में $75 बिलियन के निवेश का वादा किया है। यूएई में 43 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 35% से भी ज्यादा है। भारत का यूपीआई और रुपे पेमेंट सिस्टम भी यूएई में अवेलेबल है। दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ये शेख अल नाहयान का तीसरा भारत दौरा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज ऐसे मौके पर भारत आए जब मिडिल ईस्ट में तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। यमन में सऊदी अरब और यूएई आमने सामने हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से अमेरिका के हमले की आशंका बढ़ रही है। गजा में प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान का 2nd फेज शुरू हुआ है। ट्रंप ने भारत को भी गजा बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ इन तमाम मसलों पर भी चर्चा की। अब मैं आपको इंदौर के उस भिखारी के बारे में बताता हूं जो असल में 1 करोड़पति बन चुका है। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ड्राइवर लेकर चलता है, लेकिन भीख मांगता है और भीख से जो पैसा मिलता है वो ब्याज पर लोगों को देता है। भिखारी का नाम है मांगीलाल। मांगीलाल कुष्ठ रोगी है, दिव्यांग है, लेकिन उसने अपनी लाचारी का खूब फायदा उठाया। मांगीलाल कभी ट्राइसिकल पर बैठकर भीख मांगता था, अब लकड़ी के तख्ते पर बैठकर भीख मांगता है। भीख मांग मांगकर मांगीलाल ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई।
फिर उसका धंधा बंद हो गया। असल में इंदौर में भिखारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो प्रशासन ने भिखारियों को रिहेबिलिटेट करने के लिए अभियान चलाया। भिखारियों को पकड़ पकड़ कर रिहेब सेंटर्स में भेजा। इसी अभियान में मांगी लाल भी पकड़ा गया। जब प्रशासन को मांगी लाल की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो अफसर हैरान रह गए। भिखारी मांगी लाल के पास 2 बड़े बड़े मकान हैं, सरकारी स्कीम में मिला एक घर अलग से है। मांगीलाल के पास 3 ऑटो रिक्शा हैं जिन्हें वो किराए पर चलाता है। इसके अलावा एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, उसने अपने लिए एक ड्राइवर रखा हुआ है। मांगीलाल घर से गाड़ी पर निकलता था और सराफ मार्केट में कुछ दूर उतरकर अपनी ट्राइसिकल पर बैठकर भिखारी बन जाता था। लोगों ने बताया जिस सराफा बाजार में मांगीलाल भीख मांगा करता है, उसी बाजार में लोगों को उसने ब्याज पर मोटी रकम दी हुई है। ब्याज की वसूली के लिए मांगीलाल आया था और उसे प्रशासन की टीम ने पकड़ लिया। रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान है इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिजायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिजायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। हैरानी की बात है, एक भिखारी के पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा मिला कि वो लोगों को ब्याज पर उधार देता है, पर उसने भीख मांगना नहीं छोड़ा। ऐसी घटना उन लोगों के दिल पर चोट करती है जो भिखारियों को गरीब, बेघर और बेसहारा समझकर उनकी मदद करते हैं। जो भी इस अमीर भिखारी की तस्वीरें देखेगा वो हर भीख मांगने वालों को शक की निगाह से देखेगा। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कल नितिन नवीन औपचारिक रूप से बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चुनने के लिए कल अखिलेश यादव पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। राहुल गांधी कल रायबरेली के दौरे पर होंगे। समृद्धि यात्रा पर निकले बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कल गोपालगंज जिले का दौरा करेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।